तो आज हम जो है वो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका जो है वो लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल मैंने लेक्चर 1 डिलीवर किया था आपकी क्लास में, और उसमें मैंने आपको जो है वो एटॉमिक मास, मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये 4 टॉपिक्स पे मैंने आपको एमसीक्यूज़ वगैरह और सारी डिटेल्स वगैरह कराई थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशियोमेट्री को, लिमिटिंग रिएक्टेंट को और परसेंटेज यील्ड को। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम स्टेशियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे आज, और मेन टॉपिक यही है। स्टेशियोमेट्री समझ में आया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड दोनों आप समझ सकते हैं इजीली, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, सेम है। ठीक है, तो स्टेशियोमेट्री कहते हैं कि इससे पहली चीज़ तो ये, तो व्हाट इज स्टेशियोमेट्री? तो 2 वर्ड से निकला है बेटा ये। एक वर्ड है स्टेशियो और एक वर्ड हमारे पास इसके अंदर है मेट्री। स्टेशियो के मतलब होते हैं एलिमेंट और मेट्री के मतलब होते हैं कैलकुलेशन। तो स्टेशियोमेट्री, और ये जो है वो हमारे पास जो वर्ड आया है स्टेशियोमेट्री, ये इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, तो यूनानी ज़ुबान से आया स्टेशियोमेट्री। तो स्टेशियोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब होते हैं एलिमेंट कैलकुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जो न्यू बुक है केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की, उसमें चैप्टर 1 का नाम ही स्टेशियोमेट्री है, लेकिन ओल्ड बुक में चैप्टर 1 का नाम था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और जो पीएमडीसी सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 का नाम ओल्ड बुक के लिहाज से ही रखा गया। ठीक है, तो न्यू बुक वाले थोड़ा सा हो सकते हैं कि यार ये तो चैप्टर का नाम था ही नहीं, हमारा तो स्टेशियोमेट्री था। तो स्टेशियोमेट्री एक टॉपिक है असल में चैप्टर 1 के अंदर। तो कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं, एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं, उनकी अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर मैं स्टेशियोमेट्री की डेफिनेशन लिखाऊं तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि द मेथड बाय विच amount of reactant or product is calculated with the help of balanced chemical equation is called stoichiometry. This is the definition of stoichiometry. कि स्टेशियोमेट्री क्या है? एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। ये कहलाता है स्टेशियोमेट्री। मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा होता है, गिवन होता है, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब स्टेशियोमेट्री जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं हमारे पास है। तो देयर आर सम अजम्पशंस, कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं। जब भी हम स्टेशियोमेट्री को हम अप्लाई करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं। जैसे आप फिजिक्स में जब आप करते हो प्रोजेक्टाइल मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं आप, तो है ना, जैसे कि आप रोटेशन ऑफ द अर्थ है, उसको आप जो है ना वो निगलेक्ट कर देते हैं, उसके अंदर है एयर प्रेशर है, उसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। तो कि अगर आप इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि एयर प्रेशर, रोटेशन ऑफ अर्थ, वो जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल की, तो उसमें क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। इस वजह से फिजिक्स के टीचर उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब नहीं है। इसी तरह से जब हम स्टेशियोमेट्री करते हैं तो उनकी चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। अब अज्यूम क्या क्या चीज़ें करते हैं? पहली चीज़ हम ये अज्यूम करते हैं कि रिएक्शन मस्ट बी इर्रिवर्सिबल। रिएक्शन का इर्रिवर्सिबल होना ज़रूरी है। रिवर्सिबल रिएक्शंस पर स्टेशियोमेट्री अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो रिएक्शन मस्ट बी इर्रिवर्सिबल, इसका मतलब 100% रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि 100% रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी भी जो है वो सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है ना भाई, वहाँ रिएक्शन बीच में स्टक हो जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ये पहला। दूसरा, सेकंड, नो साइड रिएक्शंस शुड अकर, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए।
मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन, इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, देन देयर मस्ट बी नो साइड रिएक्शंस। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें उस चीज़ के साथ कोई दूसरी चीज़ भी रिएक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे जब हम एक रिएक्शन लिख देंगे C+O2 CO2, अगर हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि भाई C+O2 CO2 कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब ये कार्बन ऑक्सीजन के अलावा उस रिएक्शन में किसी और से रिएक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है सिर्फ ऑक्सीजन से कर रहा है, कार्बन किसी और से नहीं कर रहा। अगरचे इन रियल हम देखते हैं तो अगर कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें एक ही एलिमेंट बहुत सारी चीज़ों से रिएक्शन कर रहा हो एटमॉस्फेयर में। मिसाल जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो बस ऑक्सीजन से थोड़ी ना, तो क्या पता कोई और हाइड्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हो या कोई दूसरी गैस हो तो उससे भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, जो रिएक्शन हमने लिखा है बस वही रिएक्शन हो रहा है, कोई साइड रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो रहे, क्योंकि जब साइड रिएक्शंस होंगे तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम निकालेंगे ना उसके अमाउंट में वेरिएशन आएगी। तो ये एज्यूम करना पड़ता है कि साइड रिएक्शन नहीं हो रहा है, अगरचे इन रियलिटी साइड रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बट एज्यूम करते हैं हम, ठीक है, इस बात को। तीसरी चीज़ कि इसमें जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फॉलो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो लॉ ऑफ, मतलब इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ या पहले कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। जो भी रिएक्शन आपके पास उस रिएक्शन का बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनमें कभी भी हम स्टेशियोमेट्री के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, उसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी फॉलोड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लाजमी फॉलो होना चाहिए। मीन्स जितना रिएक्टेंट होना चाहिए प्रोडक्ट उतना ही होना चाहिए मास के लिहाज से। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम इसलिए करते हैं ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट या उनका मास बराबर हो जाए। तो ये जो 3 एजम्पशंस हैं ये स्टेशियोमेट्री के एजम्पशंस होते हैं। तो जब आप EMDC सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप अलॉन्ग विथ इट्स एजम्पशंस ये पूरा लिखा होगा उसमें, ठीक है, सिलेबस के अंदर। तो एजम्पशंस क्या है, तो ये है, ये MCQs में पूछ सकते हैं आपसे। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगली चीज़ ये कि अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स का मतलब क्या होता है कि जब हम स्टेशियोमेट्री अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप्स हम उसमें बनाते हैं। अब उसमें 3 तरह के रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मास रिलेशनशिप, बिल्कुल सही, मास रिलेशनशिप। सेकंड हमारे पास कहलाती है दिस इज कॉल्ड यस मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और थर्ड हमारे पास कहलाती है यस वॉल्यूम। ये बहुत बेसिक है और बहुत आसान टॉपिक है, वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब क्या है, मास में क्या होता है, मास गिवन होगा आपको और मास रिक्वायर्ड होगा। मास वॉल्यूम में मास गिवन होगा और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, और वॉल्यूम में वॉल्यूम गिवन होगा और वॉल्यूम ही रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के जो है वो क्वेश्चंस इसके अंदर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। MCQs में भी बन के आ सकता है ये। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल्स यू। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बात बता रहा होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मोल, बहुत सारी चीज़ें आपको ये बता रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये आपको कई एक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मीन्स क्या, कैसे, ये आपको मोल के लिहाज से भी कुछ ना कुछ बता रहा है, ये आपको मास के लिहाज से भी कुछ ना कुछ बता रहा है, ये आपको वॉल्यूम के लिहाज से भी कुछ ना कुछ बता रहा है, और यही आपको जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से भी कुछ ना कुछ बता रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब किस तरह से बता रहे देख लेते हैं। अब मोल के लिहाज से क्या, अब देखो ये जो पीछे जो नंबर लिखा होता है इसको, ये नंबर क्या कहलाता है पता है, यस कोफिशिएंट, या उसका पूरा नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मोलर कोफिशिएंट। इन्हें वो कहा जाता है मोलर कोफिशिएंट। मोलर कोफिशिएंट किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे होते हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस,
2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो ये इक्वेशन आपको ये बता रहा है। मास की सूरत में कैसे बता रहे हैं, हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है ना भाई। कम तो हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या चीज होती है, मोलर मास इज एक्चुअली मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास हमारे पास होता है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द मोलर मास। ठीक है, और ये अक्सर जो एटॉमिक मास के मॉलिक्यूलर मास होता है उसी के बराबर आता है सब्सटेंस की, बस इसको ग्राम में लिखते हैं, है ना भाई। तो इसकी यूनिट मोलर मास की हमारे पास जो है वो ग्राम में आ जाती है। और हमेशा क्या होता है, जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है वही मोलर मास हो रहा होता है। चूँकि 1 मोल है, हमें पता है कि मास निकालने, मास किसके बराबर होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। या मतलब अब जब यहाँ पर n में हम 1 रख देंगे तो जो भी हमारा एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा वही हमारे मोलर मास के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोलर मासेस यहाँ पर रखे जाते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, 14 टू द 28। तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 टू द 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म दैट इज 14 प्लस 3 17 टू द 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। तो आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो रही है। 28 प्लस 6 34 और ये 34 तो अप्लाई हो रही है। अच्छा, वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म्स में भी बता सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में इस तरह से बताते हैं कि जो आपने मोल जो लिखा हुआ है ना, तो दोनों तरह, अच्छा इसको 2 तरह से बताया जा सकता है इस चीज़ को। ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में मैं दोनों तरह से बताता हूँ। एक तो जो मोल है ना वही हमारा डीएम क्यूब, इस तरह से ही बता सकते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब ये हो गया, ये 3 डेसीमीटर क्यूब हो गया और ये हमारा 2 डेसीमीटर क्यूब हो गया। ये बिल्कुल सही आंसर, सही आता है ऐसे रखने से। इसके अलावा हम मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं। मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं इसमें, तो मोलर वॉल्यूम पढ़ा है, यस मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas, 1 mole of a gas at STP। STP पर 1 मोल ऑफ अ गैस जितनी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं उसको कहा जाता है मोलर वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है, 22.41 डेसीमीटर क्यूब या लीटर ये होती है। तो ये हमारे पास होती है और ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ये सेम रहेगी हमेशा। ठीक है, तो किसी भी गैस का 1 मोल इतना ऑक्यूपाई करता है 22.41। यहाँ से हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसके लिए कि अगर आपको वॉल्यूम बताने, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो आप जितने भी मोल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 22.41 से, तो आपको वॉल्यूम एट एसटीपी पता लग जाता है। ये अगर आपको मास गिवन हो तो वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा, मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। तो ये फॉर्मूले भी डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर मोलर वॉल्यूम के लिहाज से, है ना भाई, कि किसी भी गैस का 1 मोल कितना को पाई कर रहे हैं, 2 मोल कितना को पाई कर रहे हैं, मास के लिहाज से भी लगा सकते हैं। तो ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूजेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो ये हो गई, तो अभी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे इसको, इस फॉर्मूले को। अच्छा इसी तरह से तो याद रखिएगा कि 1 मोल ऑफ अ गैस 22.41 डीएम क्यूब को पाई कर रही है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ अ गैस 1 मोल कितना को पाई कर रही है, 22.41 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अगर हाफ मोल होता तो ये कितना को पाई करता, यस 11.2 हो जाएगा। अच्छा अगर 0.25 मोल होता तो ये कितना को पाई करता, 11.2, तो 5.56 असल में ये आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली इस तरह से याद रखना है ना, तो कैलकुलेटर तो होगा नहीं आपके पास, तो आप इसको अलग अलग वेरिएशन याद करेंगे भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। इसी तरह से अगर 2 मोल होगा किसी गैस का तो वो कितना को पाई करेगा, 44.82 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी का 0.1 मोल होगा तो वो कितना को पाई करेगा, 2.241 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा ये हमारा, मतलब पॉइंट को पीछे ले जाएंगे। और किसी का अगर 10 मोल होगा तो वो कितना को पाई करेगा,
224.1 डेसीमीटर क्यूब। ये वो नॉर्मली कन्वर्जन फैक्टर्स है जो हम अपने लॉजिक से, अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं, और यही आ रहा होता है एमसीक्यूज़ के आंसर में, कुछ ना कुछ उसमें से एक हो रहा होता है। अच्छा, तो ये तो मोलर वॉल्यूम है कि किसी भी कोई भी गैस एसटीपी पर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल इतना करेगा, सारे मोल मैंने बता दिए, वो n से मल्टीप्लाई कर देना है। मोल अगर यहाँ पे रखेंगे तो इससे 22.41 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता रहेगा। मास गिवन होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, उसके लास्ट से कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, दिस इज़, चलो मैं एसटीपी पे बात करूँगा, थोड़ी देर बात करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ वॉल्यूम को हम इस तरह से भी तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये 1 dm³ है तो कितना हो जाएगा, 22.41 dm³ हो जाएगा। ये हो जाएगा 44.82 डेसीमीटर क्यूब, और ये 3 है ना, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करना होगा, ये हो जाएगा 33.6। 3 dm³ कितना हो जाएगा, 3 dm³, सॉरी 40 नहीं, सॉरी हाँ 3 है ना, तो 66 या 67 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हम इस तरह से दोनों में से कोई भी फैक्टर हम ले सकते हैं स्टोइचियोमेट्री में वॉल्यूम के लिहाज से। तो वो आप दोनों प्लस कर देंगे ना, तो आ जाएगा ना 67, 3 मोल है। सही है, क्लियर है यहाँ तक बात। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से भी हो सकता है। अब 1 मोल है तो यहाँ पर सिर्फ Na हो जाएगा, 1 मोल में तो अवोगाड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं। 3 मोल में कितना हो जाता है, 3Na, और 2 मोल में कितना हो जाता है, 2Na। मतलब ये हो जाएगा 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये हो जाएगा 3Na, तो 1.806 एक्सपोनेंट 24, और ये हो जाएगा 2Na है ना बेटा, 1.204 एक्सपोनेंट 24। मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। बहुत आसान सी बात है, ठीक है। यस, मास टोटल होगा तो ग्रेटर होगा दोनों के प्रोडक्शन, मतलब एक तरह से देखा जाए, बाकी वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे प्रोडक्ट। नहीं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके अंदर फिर वो उसके लिहाज से होगा, इक्वेशन के लिहाज से किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब हम सिर्फ लॉ, हमने यहाँ पर क्या बताया, अगर आप थोड़ा लेट आए क्लास में, हमने यहाँ पर ये लिखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी फॉलोड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, बाकी की कन्वर्जेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम वगैरह ये सब नहीं फॉलो करवाना है, ठीक। अच्छा, एक वो एसटीपी का बता रहा था मैं कि एसटीपी का क्या मतलब, ये भी देख लें। एसटीपी क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बिल्कुल सही। तो एसटीपी एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब ये एसटीपी में कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर होता है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, इससे भी एमसीक्यूज़ बन जाता है। तो एसटीपी पर स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो टेम्परेचर हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास, दिस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 पे आती है ना भाई, तो फ़ारेनहाइट में, केल्विन में और सेंटीग्रेड में याद रख लिया। अच्छा, प्रेशर की जब हम बात करते हैं, प्रेशर कितना होता है, 1 atm, 1 atm या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसी को अगर हम टोर में बताना चाहें तो फिर 760 टोर। इसी को mm ऑफ Hg में बताना चाहें तो यही होता है, टोर और mm ऑफ Hg एक ही चीज़ है। टोर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। इसी को अगर हमें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में बताना हो तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 कर देंगे। इसी को अगर हमें पास्कल में बताना हो तो किलो पास्कल, नहीं पास्कल, 101325, ये पास्कल में है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही ना भाई, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को किलो पास्कल में बताना हो तो 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास आ जाएगी एसआई यूनिट जो हमारे पास आ रही है उसकी, वो ये आ रही है, ये एसआई है ना भाई, पास्कल में हमारी एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट के अंदर 101.325 पास्कल है।
अच्छा यही वैल्यू अगर हम इसको बताना चाहें PSI में कितना हो जाएगा? यस 14.7 PSI। PSI दिस इज़ पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो पाउंड पर स्क्वायर इंच PSI। अच्छा ये कौन सा सिस्टम हमारे पास जाता है? FPS। तो ये FPS सिस्टम में हो गया, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड। तो ये अलग, तो ये प्रेशर आप देख सकते हैं, ये सब मैंने ये सब अलग अलग यूनिट्स में लिखा है मैंने, ये सारे स्टैंडर्ड प्रेशर्स हैं जो MCQs में आपको पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ में। ATM तो बहुत कॉमन है, बाकी भी यूनिट्स में पूछ सकते हैं कि PSI में बताइए या फिर आप स्टोर में बताइए या पास्कल में, किलो पास्कल में बताइए, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इस कंडीशन पर STP अगर हो, ये कंडीशन हो, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर हो, तो किसी भी गैस का 1 मोल 22.41 dm³ वॉल्यूम जो है बेटा वो ऑक्यूपाई करता है, उतना जगह घेरता है। अब ये आया कैसे 22.41? तो ये वैसे तो आगे हम, आप लोग जैसे पूरे एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो तो आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना भाई, PV = nRT। अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो V = nRT/P। अब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम निकाल दूँ 1 मोल के लिए तो 1 आ जाएगा, और R तो आपको पता है 0.0821 ये हमारे पास आता है। टेम्परेचर हमारे पास जो आएगा दिस इज़ 273 स्टैंडर्ड पर, और प्रेशर जो हमारे पास आएगा दिस इज़ 1 ATM, चूँकि ATM में रखते हैं जनरल गैस इक्वेशन में। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बस ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे, और जब ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 22.41 डेसीमीटर³। तो असल में ये जनरल गैस इक्वेशन से ही निकाला गया है 22.41। इस पर वैल्यू पुट कर दें आप STP के तो आपके पास आ जाएगा। तो ये मैंने बताया STP क्या चीज़ होती है। तो अब हम MCQs कर लेते हैं मास रिलेशनशिप के लिहाज से। जैसे कि एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर तो टॉपिक आ गया हमारे पास। फर्स्ट उसका क्वेश्चन करते हैं कि डैश ग्राम ऑफ CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, या बाय द कंबस्शन लिख देता है, बाय द कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। और ये इक्वेशन दे दी जाती है C+O2, और ये हमारा बन गया CO2। ये क्वेश्चन है, पहला सवाल है। देखो मास रिलेशनशिप का सवाल है। मास क्यों कह रहे थे? देखो यहाँ पर सवाल में हमारे पास मास गिवन किया गया और मास हमसे फाइंड आउट करने का आ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास रिलेशनशिप। पूरा इसको न्यूमेरिकल आता था फर्स्ट ईयर में, लेकिन हमें यहाँ पर MCQs की ज़रूरत में इसको करना है, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, हाउ टू सॉल्व इट? देखें, इसको 2 तरह से किया जा सकता है, लॉजिकली भी कर सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिकली मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको इसके आंसर। देखो, अब कार्बन से पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, इन 2 चीज़ों का रिलेशन है। हमेशा एक गिवन और एक रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। तो कार्बन से पूछा जा रहा है कि बताएं भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास, कार्बन देकर पूछा जा रहा है बताएं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज हेयर। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेशन के लिहाज से कार्बन हमारे पास आ रहा है 12 ग्राम आ रहा है, और ये हमारा 44 ग्राम है। और सवाल में पूछा रहा है बच्चा 24 ग्राम अगर हम कार्बन लेंगे तो कितना हमें जो है वो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, CO2। डबल हो जाएगा, सिंपल ये लॉजिक है। क्योंकि 12 से जब 44 हो रहा है तो 24 हुआ तो उसका भी डबल हो जाएगा। सो दिस विल बी 88 ग्राम एंड दिस विल बी द आंसर हियर, 88 ग्राम। अब ये चीज़ें हमने लॉजिकली सॉल्व की, हम चाहे तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग रेशो मेथड, है ना बेटा। अब रेशो मेथड से कर सकते थे, जैसे हम इनके बीच का रेशोज ले लेते हैं। जब इनका हम रेशो लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ना, 12:44 इज इक्वल टू 24:, अब ये कुछ भी नहीं है तो उसको हम x सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारा जो है वो x है, ठीक है। तो ये रेशो मेथड हम कहते हैं, रेशो लगा लेते हैं। अब रेशो मतलब होता है डिवाइड 12/44 इक्वल टू 24/x। 12x इज इक्वल टू 24 × 44, x इक्वल टू 24 × 44 डिवाइड बाई 12, 12 1 12, 12 2 24 और 44 2 तो हमने इसको देखा कि मैथमेटिकली भी सॉल्व कर लिया। तो
तो आपकी मर्ज़ी, आप लॉजिकली कर लो, आप मैथमेटिकली कर लो, दोनों में से इस तरीका है, दोनों ही शॉर्टकट है, इजी है। बाकी तो हम जब फर्स्ट टाइम में तो बड़ा लॉन्ग किया करते थे उसको, वर्डिंग वगैरह पूरे एक पेज में करते थे उसको, लेकिन एप्टीट्यूड में इतना लंबा नहीं करना होता है, शॉर्ट मेथड लगाना होता है। ये रेशो मेथड कहलाता है, इसी से कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट MCQ हो गया। सेकेंड MCQ है डैश ग्राम ऑफ H2O is produced by the combustion of 128 gram of मीथेन गैस। इक्वेशन दे रहा हूँ CH4 प्लस O2 और ये बना CO2 प्लस H2O, और बैलेंस कर लेते हैं इसको। सो दिस विल बी, यहाँ पर 2 आ जाएगा ये, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके आंसर बताएं। ओके ठीक है, क्वेश्चन 2 का आंसर आया किसी का? कितना? 288। तो ये हमारा आ गया 288 ग्राम। तो इसी तरह से बाकी मैंने और क्वेश्चन भी बोर्ड पर मेंशन किए हैं, ये मास रिलेशनशिप के सारे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इसमें। क्वेश्चन 3 है डैश ग्राम ऑफ सल्फर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 512 ग्राम ऑफ SO2 गैस। कितने ग्राम सल्फर रिक्वायर्ड होगा 512 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करने में? अगर हम इसको आप कॉमन सेंस से सॉल्व करना चाहें तो 64 ग्राम है ना ये, तो 64 ग्राम के लिए कितना 32 ग्राम चाहिए सल्फर, हाफ कर देंगे। क्यों? मतलब इसको मैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या तरीका है, मैं इसको बढ़ाना शुरू करता हूँ। पहले इसको 64 का डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 128। तो 128 को कितना चाहिए? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल हाफ करना होगा। मतलब आप चलो आप ही का तरीका लगा लेते हैं। ये 32 को हमारे पास 64 से, मतलब डबल का रिलेशन है ना ये। तो अब ये 512 में मतलब इसका हाफ चाहिए होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो वही एक ही बात है, आंसर सेम पहुंचेगा, 256 ग्राम पहुंच जाएगा, 256 ग्राम। ऐसे ही है, बहुत तरीके निकालने के, आपका लॉजिक कैसा चल रहा है वो आपकी मर्जी, आंसर सही आना चाहिए 256। ठीक है। अब इस तरह से फोर्थ है डैश ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। के 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस को कितना ऑक्सीजन गैस चाहिए होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 32 2 ज़ा 64 ग्राम को चाहिए कितना ग्राम? 28 ग्राम। मतलब 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसको 64 ग्राम चाहिए होगा। तो अगर 14 ग्राम है तो 14 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 32 ग्राम चाहिए होगा। तो 32 ग्राम आंसर हो गया इसका। समझ रहे हो? इस तरह से क्वेश्चन 5 देखें क्या कह रहे हैं। 10 मोल्स ऑफ आयरन कैन प्रोड्यूस डैश मोल्स ऑफ Fe2O3। 10 मोल आयरन कितना मोल Fe2O3 प्रोड्यूस करेगा? तो 4 मोल कर रहा है, 2 मोल, तो 10 मोल कितना करेगा? 5 मोल कर लेगा। अब वो मोलर कोफिशिएंट्स को देख लेंगे। ठीक है, मतलब हाफ वाला। अगर मुश्किल रिलेशनशिप आ जाए ना अगर, तो रेशो मेथड लगा देंगे। अब जब लॉजिक से हो रहा है तो ज़रूरत नहीं है इसका ऐसा करने की। जब लॉजिक फेल हो जाएगा हमारा, जब समझ ही में नहीं आ रही कैलकुलेशन, तो ये लगा लेंगे रेशो मेथड। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, हर सवाल आपका लॉजिक से ही हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कैन प्रोड्यूस डैश ग्राम ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन और अमोनिया ना, 2 मोल नाइट्रोजन कितना अमोनिया? देखो डायरेक्ट ग्राम नहीं, मोल से डायरेक्ट ग्राम नहीं बताएंगे, मोल से डायरेक्ट मोल बता सकते हैं। तो 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा हमारे पास? 4 मोल्स बनेगा। और 4 मोल में मास कितना होगा अमोनिया का? दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 14 + 3 17। तो 17 4 से कितना हो जाएगा? 28। 2 4 1 4 5 6 68 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर हमने मोल से पहले मोल मालूम किया, देन उसको मास में कन्वर्ट कर दिया। 7 देखें। 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस कैन प्रोड्यूस डैश मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्राम से मोल में जाना है तो पहले ग्राम से ग्राम मालूम होगा, फिर मोल में कन्वर्जन होगी। तो आप देखिए 16 ग्राम हमारा 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, तो 8 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 22 ग्राम। लेकिन हमें बताना है मोल्स के अंदर,
तो मोल बराबर किसके होता है, मास ओवर मोलर मास के, कल पढ़ा था। तो मास निकला 22 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। 64 ग्राम ऑफ सल्फर कैन प्रोड्यूस डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब मतलब ग्राम दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप पहले ग्राम मालूम करेंगे। तो 32 ग्राम 64 ग्राम बना रही है, 64 ग्राम, तो 64 ग्राम कितना बनाएगा 128 ग्राम। हाँ मल्टीप्लाई बाय, नहीं मल्टीप्लाई बाय क्यों, मोल थोड़ी ना निकला है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मास से निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23 में तो मैंने, ठीक है। तो मास हमारे पास हो गया, दिस इज 128, मॉलिक्यूलर मास 64 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ये 2 हो जाएगा तो 1.204 एक्सपोनेंट 24। तो बिना किसी कैलकुलेटर के आपने देखा हमने सारे सवाल कर लिए, सब लॉजिक है। आप बोलो सर इतने न्यूमेरिकल बिना कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। 5 दोबारा बताओ, ये क्वेश्चन 5, ठीक है। 10 मोल्स ऑफ आयरन कैन प्रोड्यूस डैश मोल्स ऑफ Fe2O3। ये देखो ये रिलेशनशिप, वैसे तो मैंने हेडिंग डाली हुई है मास मास, ये मैं मास मास ही करा रहा हूँ, लेकिन जब मास मास कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर मोल का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। वो मास मास की वैरायटी एक तरह की समझ जाओ। मास मास का रिएक्शन जब मास मास का जब न्यूमेरिकल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल का तस्कर आना शुरू हो जाता है। लेकिन होगा वो मास मास, हम कोई नया रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे कि मोल 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 मास मोल, ऐसे नहीं होता, वो मास मास ही कहलाता है, क्योंकि मास और मोल इंटरचेंजेबल है, आपको पता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मोल ऑफ आयरन कैन प्रोड्यूस डैश मोल ऑफ Fe2O3। तो ये असल में मोल गिवन है और मोल रिक्वायर्ड है। अब इसका एक लॉन्ग कट मेथड तो ये था, जो करना नहीं चाहिए, कि पहले हम इसके 10 मोल को मास में कन्वर्ट करें, फिर उससे हम Fe2O3 का मास निकालें, फिर उस मास को हम क्या करें दोबारा मोल में कन्वर्ट करें। तो ये तो लंबा हो जाएगा 3 स्टेप में। हम डायरेक्टली रिलेशनशिप लगा सकते हैं मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से। हमें यहाँ क्या पता लग रहा है कि 4 मोल आयरन बना रहा है 2 मोल्स ऑफ Fe2O3, डबल है ना, 4 का आधा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर अगर 10 अगर मोल Fe आ जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरफ आते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल है ना, वो 22.41 dm³ ऑक्यूपाई करता है, जिसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो 22.41 डेसीमीटर क्यूब, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यही मोलर वॉल्यूम का मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के अंदर। अच्छा, ये जो वैल्यू आती है ना, ये जो बात है, इसको हम लोग, इसी बात को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। ये एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस कहलाती है, क्योंकि जो साइंटिस्ट था एमिडियो एवोगाड्रो, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। तो ये एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस है, ठीक है। एवोगाड्रो के नाम से 3 चीज़ें होती हैं, ऐसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो एवोगाड्रोज के नाम से 3 चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक एवोगाड्रोज नंबर होता है, एक एवोगाड्रोज लॉ होता है, और एक हमारे पास होता है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। एवोगाड्रोज नंबर, तो ये एक नंबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23, जो बताता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। एक होता है एवोगाड्रोज लॉ, तो यस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एवोगाड्रोज लॉ कहलाता है। और एक कहलाता है एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस, जो कहता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, कोई भी गैस है उसका 1 मोल 22.41 dm³ ऑक्यूपाई करता है। तो याद रखना है, एवोगाड्रोज नंबर अलग चीज़ है, एवोगाड्रोज लॉ अलग चीज़ है, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस अलग चीज़ है। तीनों का काम एवोगाड्रो का ही, मतलब काफ़ी सारे काम किए उन्होंने केमिस्ट्री में। एमिडियो एवोगाड्रो ने, इटालियन केमिस्ट थे, ठीक है। चले बातें MCQs करते हैं इसके मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के। डैश dm³ ऑफ डैश डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस
कैन बी प्रोड्यूस्ड at STP by the reaction of like 24 gram of carbon C plus O2 CO2। इसमें कह रहे हैं बताइए 22 ग्राम 24 ग्राम अगर हम कार्बन लेंगे तो बताइए उससे कितना DM³ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनेगा। ये कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, बिकॉज मास इज गिवन टू यू एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, अब बड़ा सिंपल वे है, वही जैसा तरीका लॉजिक ही लगाते हैं, देखते हैं लॉजिक से बनता है कि नहीं। अब 12 ग्राम से हम, अच्छा डायरेक्ट देख, याद रखिएगा एक चीज़ कि मास से, अगर आपको मास गिवन है तो उससे डायरेक्टली वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। मास से हमेशा मास ही मालूम होता है, ग्राम से हमेशा हम ग्राम ही मालूम कर सकते हैं। फिर जो ग्राम आ जाएगा उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये 2 स्टेप में होता है। मास वॉल्यूम रिलेशन याद रखिएगा कि ये हमेशा 2 स्टेप्स में होता है, सिंगल स्टेप में नहीं होगा। अब जैसे देखिए 12 ग्राम है तो इससे कितना ग्राम बन रहा है 44 ग्राम। अब 24 ग्राम से कितना बनेगा 88 ग्राम। अब ये तो मास आया, अब हमें इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम बराबर किसकी होता है, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। मास है 88, मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 44, 22.41, ये 1 ये 2 और आंसर आ गया हमारे पास 44.82 डेसीमीटर की। ये कहलाता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बात समझ में आ रही है, खुद कर सकते हो ना आप, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये हमेशा 2 स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप में मास मालूम होगा, सेकंड स्टेप में कन्वर्जन कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर है, ठीक है। डबल हाँ वैसा ही हो रहा है, मतलब कोई नया कुछ नहीं है इसके अंदर, वही काम है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा होता है। मतलब शुरू में मास ही लगाया है हमने, उसके वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, मतलब एक काम नया किया है, वो ये रहा राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको। अदरवाइज ये तो पुरानी वाला सवाल है। सही अब कर लोगे ना, दे रहा हूँ मैं आपको, बनाइए, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 इसके बाद है डैश लीटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 320 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है, तो इसका क्या है आंसर, यस 224.1 लीटर्स सही आएगा, 224.1 लीटर। लीटर और DM³ एक ही चीज़ होती है, लीटर इज इक्वल टू DM³, तो एक चीज़ तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो 1 लीटर जो है वो बराबर होता है हमारे पास है 1 DM³ के। लीटर और DM³ एक ही चीज़ है, डेसीमीटर क्यूब, दे आर सेम। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 1 लीटर बराबर होता है, अच्छा लीटर DM³ एक ही चीज़ है, इसी तरह से मिली लीटर और CM³ एक ही चीज़ है।
ml और cm क्यूब एक ही चीज़ है। तो याद रखने की बात यह है कि एक dm क्यूब में हमारे पास देयर आर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर एक लीटर में हम कह सकते हैं कि देयर आर 1000 ml। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं विच यू नीड टू नो, जिससे आप आगे वाले सवाल बना पाएंगे। अब क्वेश्चन 3 है डैश cm क्यूब ऑफ NO2 गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द रिएक्शन ऑफ 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 28 ग्राम से हमारे पास कितना बन रहा है, दिस इज 92 हो रहा है ओवरऑल, 92 ग्राम। तो मैं इसको हाफ करते जाता हूँ। अच्छा 14 ग्राम से हमारे पास कितना बनेगा, 92 का हाफ, दैट्स 46 ग्राम, और हाफ करते हैं। अच्छा 14 का 7 हो गया ना, पॉइंट में इसको 7 ही कर दो भाई, ये गलत कर दिया मैंने, आसान हो जाएगा ना 7। मैंने बताया ना, फिर वो रेशो में लग जाना पड़ता, फिर मसला है। 7 ग्राम, तो 7 ग्राम से ये आ जाएगा हमारा 23 ग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। तो मास तो आ गया, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम में STP बराबर किसके होता है, मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41। तो 23 मास हमारे पास आया, नहीं 90 नहीं आएगा ये। अब 14 + 32 कितना हो गया, 46 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 22.41, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आ गया 11.2 dm क्यूब। अच्छा डेसीमीटर क्यूब आया, हमें ml में बताना है, तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 11200 ml या cm क्यूब। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 111200 cm क्यूब, 11200 cm क्यूब। तो पहले हमने वही किया कि पहले हमने यहाँ पर मालूम किया कि NO2 कितना मास बन रहा है, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया वॉल्यूम में, फिर जो वॉल्यूम हमारे पर dm क्यूब में आया उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हमने cm क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। टाइम इससे लगा कि कैलकुलेटर नहीं था हमारे हाथ में, उसके बिना करना था, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। कैलकुलेटर होता तो 10 सेकंड का सवाल था ये। ठीक है, लेकिन मैंने कैसे किया, यहाँ पर आप देखें मैं उसको आधा किए जा रहा था, तो मैंने किस तरह से उसमें रेशो मेथड अप्लाई किया। आपने देखा मैंने हाफ करते हुए मैं पहुँच गया वहाँ तक। हाँ, आप रेशो मेथड भी लगा दे तो यहीं तक पहुँचते, सही है, तो मसला नहीं है। मतलब आपने बोला सर मुझे हाफ वाला समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा ना करो ना, आप बस आपको ये चीज़ मसला करा तो आपको पता नहीं था कितना आएगा ना। तो 28 ग्राम से 92 ग्राम बन रहे, 7 ग्राम से x बनेगा, तो आपने रेशो मेथड कैसे अप्लाई करना था, 28/92 इज इक्वल टू 7/x। तो ये हो जाएगा 28x इज इक्वल टू 7 × 92, और x बराबर हो जाएगा 7 × 92 डिवाइड बाय 28, है ना भाई। अब 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 4 से कर लें, कहीं से 4 से कर लें, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 4 6 ज़ा 12। तो कहाँ है, सॉरी 4 3 ज़ा 12, तो आगे 23 पर। तो वैसे भी आ सकते थे, लेकिन इसमें और टाइम लगा। मैं बहुत जल्दी पहुंच गया वहाँ तक हाफ करते हुए। मैंने लॉजिक इस्तेमाल किया बजाय मैथमेटिक्स के। आपकी मर्ज़ी, आपका जो अच्छा चलता है आप वो इस्तेमाल करो। कुछ बच्चों का लॉजिक फास्ट होता है, कुछ की मैथमेटिक्स फास्ट होती है, जिसकी जो अच्छी है वो इस्तेमाल करें। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। डैश ml ऑफ CO2 गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द कंबस्शन ऑफ 512 ग्राम ऑफ मीथेन। तो ml है, मतलब वही cm क्यूब है। 3 स्टेप जाएगा, पहले मास मालूम होगा, फिर वॉल्यूम मालूम होगा, फिर ml में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो 16 ग्राम से कितना बन रहा है हमारे पास है, 44 ग्राम। अच्छा मैं को डबल करते हुए चलूँगा, 32 ग्राम से हमारे पास बनेगा 88 ग्राम, फिर उसकी और डबल करो, 64 ग्राम से बनेगा 88 का डबल, तो बहुत आगे चले जाएगा मुझे लगता है, बहुत आगे चले जाएंगे मुझे लग रहा है ना, ये 1408 पे जाके चला, तो काफ़ी लंबा चला जाएगा ना ये। तो बेहतर ये है कि रेशो मेथड लगा ले इसमें, अब इतना लंबा कौन चला है। तो सिंपल है कि 16/44 इज इक्वल टू 512/x। तो 16x इक्वल टू 512 इंटू 44, x इक्वल टू 512 इंटू 44 डिवाइड बाय 16। अब देखो 16 के टेबल में 512, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 अब 4 ज़ा
2 से कर लेते हैं यार, छोड़ो मुझे इतनी मैं कैलकुलेशन नहीं आ रही। 2 8 16 और ये आ जाएगा 256, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 128, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा 32। अब 32 और 44 को जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8, 4 2 8 मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 3 12 और 13 8, ये 4 और ये 1408। मतलब यहाँ पर सही तो है, देखें दोबारा देखें यहाँ पर 16 का रेशियो है 44 से, तो 5/2 का हो जाएगा x, तो 16/44 इज इक्वल टू 5/2/x। ऐसे तो बना रहे हम सारे सवाल में, ऐसे ही बना रहे हैं। अब देखें तो अगर मीथेन फाइंड आउट करना होता तो फिर x ऊपर चला जाता। तो ये हमारा कितना आया, दिस इज कहाँ गया 41408। अब ये क्या है, तो मास आया, अभी तो मास आया ना। इसके बाद वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मास ओवर मोलर मास इंटू 22.41, तो ये हो जाएगा 1408 डिवाइडेड बाय मोलर मास 44 मल्टीप्लाई बाय फिर 22.41। लो अब इसका कितना आ रहा है भाई, फिर लंबा चलो उसको, तो बहुत मुश्किल सवाल दे दिया मैं खुद ही फंस गया कैलकुलेशन में। चलो 22 ये हो गया, ये 7 हो गया, और ये 2 7 14 और 2 4 8। अच्छा 0 लगाना पड़ेगा ना बीच में, ये हो जाएगा 11 और 2 से कटेगा ना, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 11 और 352, 352 11 से तो कटेगा नहीं, 11 से हो रहा है 352। ओके सही है, 11 1 थैंक यू, 11 3 33 और 2 बचा, 11 2 22, सही है। अब 32 मल्टीप्लाई हो रहा है 22.41 से, इतना तो कर लेंगे। अच्छा 22.41 है ना, हम इसको 22 ही सही करते हैं ज़रा, ठीक है ना। तो 2 2 4, 3 2 6, 2 2 4, 3 2 6, 4 10 7 704। अब इसके आसपास वैल्यू आएगी, मतलब 0.4 में नहीं लगा रहा, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। मैं 704 ही डाल दे रहा हूँ, सही है। कन्वर्जन नहीं हुई, अच्छा ml करनी है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये DM³ में आया ये, तो 3 0 लगा देंगे, 704000 ml में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ आ गया है, थोड़ा इसमें यह है कि कैलकुलेशन में मसला है, अदरवाइज सेकंडों में हम कर ले रहे थे। हाँ सही है, यही है, मतलब वो आप निकालोगे तो 0.4 करके कुछ ना कुछ आ जाएगा, आपके पास टाइम होगा, आप 0.4 भी लगा लेना, ठीक है। करीब दूर दूर होते हैं आंसर ना, तभी तो मैं डायरेक्ट ये लगा रहा हूँ। 704 है तो अगला होगा 804, उसका अगला होगा 904, इस तरह से। ऐसे नहीं कि 704 703 702, ये तो समझ लो कि बच्चों को हार्ट अटैक दिलाने वाला आंसर होता है। मतलब पॉइंट में ऐसा नहीं होता, दूर दूर आंसर होते हैं, तो ईजिली आप पहुँच जाते हैं, नियरेस्ट टू द आंसर आप पहुँच जाते हैं, ठीक है। चलो अब चूँकि मैं सवाल जब लिख रहा था मैं सोच नहीं रहा, तो मुश्किल है सर, कुछ भी हो सकता है ये। ओके 5वां, डैश DM³ ऑफ NO2 कैन बी प्रोड्यूस एट STP बाय 10 मोल्स ऑफ N2O4। 10 मोल N2O4 से कितना DM³ NO2 बनेगा? अब 1 से 2 बनने, 10 से हमारे पास 20 मोल बनेगा। अब 20 मोल बना तो हम DM³ बताना है, तो 20 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 22.41 से। अब 20 है तो भाई 22.41 से करना है, तो 22 से कर लो यार, तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 0 हो गया, 4 हो गया, 0 4 4, 440 के आसपास DM³ हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारे पास कहलाता है मास वॉल्यूम, जिसमें क्या होता है, मास गिवन होता है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसमें 2 स्टेप तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। पहले स्टेप में आप मास मालूम करेंगे, अगले स्टेप में आप वॉल्यूम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अगर वॉल्यूम CM³ में पूछ लेगा ml में, तो फिर तीसरा स्टेप भी लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 का। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड करेंगे, वॉल्यूम रिलेशनशिप।
लास्ट है ये वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अच्छा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो हमारे पास होता है बेटा, तो वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक लॉ को फॉलो करते हुए होता है। तो उस लॉ को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड गे-लुसैक्स लॉ। तो ये एक लॉ हमारे पास है, गे-लुसैक्स लॉ। इस लॉ के तहत हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को सॉल्व कर रहे होते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम गिवन होता है और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कि वॉल्यूम ही गिवन होगा और वॉल्यूम ही रिक्वायर्ड होगा आपको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और ये बड़ा सिंपल होता है इसमें। और गे-लुसैक्स लॉ में कहता क्या है कि जो आपका मोल है, जो आपका मोल है वही आपका क्या है भाई, डीएम क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम गे-लुसैक्स लॉ लगा के ईजिली उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ कि डैश डीएम क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द combustion of 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन, मतलब C6H6। और इक्वेशन दे दी जाएगी आपको C6H6 प्लस O2, ये बना CO2 प्लस H2O। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा दें 6, यहाँ पर लगा दें 3, यहाँ पर लगा दें 15/2 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 इधर आ जाएगा, इधर पर आ जाएगा 12 और इधर पर आ जाएगा 6। तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब ये आपको दिया हुआ है सवाल, ठीक है। अब इसमें बेंजीन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन है। कह रहे बताइए 10 ग्राम बेंजीन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा। तो ये बेंजीन होता है C6H6। तो हम ये देख रहे हैं, अच्छा 2 DMQ 2 डेसीमीटर क्यूब से हमें कितना मिल रहा है भाई, 12 डेसीमीटर क्यूब मिल रहा है। तो 10 डेसीमीटर क्यूब से फिर हमें कितना मिलेगा, तो x मिल जाएगा। मतलब भले नहीं पता लग रहा क्या रिलेशन है, तो x हम कर लेंगे इसको, तो रेशो मेथड अप्लाई कर लेंगे उसमें। तो ये हो जाएगा 2/12 इज इक्वल टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 इंटू 12, x बराबर हो गया 10 इंटू 12/2, 2 1 2, पहले 2 बल्कि इसको कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। 2 6 12 और 10 6 60, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 60 डेसीमीटर क्यूब। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट वॉल्यूम से हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। और जो मोलर कोफिशिएंट उसी को हम जो है वो डीएम क्यूब सपोज कर लेंगे, हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2 है, डैश लीटर्स ऑफ NO गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 20 लीटर्स ऑफ अमोनिया। हैं, अब ये क्या हो गया है, तो बोला गलत बात है। अच्छा रिलेशन सेम हो गया, 4 का 4 हो गया तो 20 का 20 हो गया। चलो कोई बात नहीं, होता है तो कुछ बच्चा सवाल था ही नहीं है, सेम रिलेशनशिप आ गई ना 20 से 20। थर्ड क्वेश्चन है, डैश ml ऑफ H2S कैन बी प्रोड्यूस्ड एट STP बाय द रिएक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। 5 मोल हाइड्रोजन गैस से कितना ml H2S का बनेगा। ये भी वॉल्यूम वॉल्यूम है, तो 1 से 1 बन रहा है तो 5 से भी 5 बनेगा, लेकिन उन्होंने ml में बोला है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो जाएगा फिर 5000 ml। उसी हो गया। वैसे काफ़ी है इसमें, और कितनी वैरायटी नहीं होती है वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो ये हमारे स्टेशोमेट्री जो है वो कंप्लीट हो गया, स्टेशोमेट्रिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो 3 तरह के सवाल इसमें आते हैं, मास 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 वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, जो हमने देख लिया।